तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे इक्वल आपके मेजर फैक्टर एबायोटिक फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था टेम्परेचर और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट था वाटर। दोनों हमने पढ़ लिया। अब हम तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं जो हमारे किसी भी हैबिटेट्स को, किसी बायोम को डिसाइड करता है कैसा बायोम होगा। तीसरा एबायोटिक फैक्टर है लाइट। अब लाइट की बात करें तो आपकी बात करते हैं लाइट की, तो लाइट जो है आपके प्लांट जो भी होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर जो भी हैं, प्रोड्यूसर खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं किस प्रोसेस थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। कोई भी प्लांट है ग्रीन प्रोड्यूसर का, कोई भी इको सिस्टम कब सस्टेन करेगा? उसमें प्रोड्यूसर तो होंगे ही होंगे। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनको क्या चाहिए होती है? सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी उनको प्रॉपर तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो आपके प्रोड्यूसर नहीं होंगे, और प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो आपकी पूरी फूड चेन नहीं होगी। ना उसको खाने वाले कंज्यूमर होंगे वहाँ पर, ना कुछ और होंगे। इसलिए किसी भी जगह के लिए, किसी हैबिटेट के लिए लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, किसी भी इकोसिस्टम की सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। अब हम बात करते हैं लाइट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी आर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं प्लांट कई तरह के होते हैं। आपने देखा होगा कभी जंगल गए हो तो जंगल में कई तरह के प्लांट होते हैं। कैसे कैसे? मेनी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनको हर्ब या श्रब के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे हैं हर्ब, छोटे छोटे प्लांट, श्रब, झाड़ियाँ। तो वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। और ट्री होते हैं प्लांट में, बहुत बड़े ट्री होते हैं फॉरेस्ट में, वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी जगह पे फॉरेस्ट में जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, वो बड़े बड़े ट्री पूरे फॉरेस्ट में बड़े बड़े ऊपर में छा जाते हैं। और पूरी लाइट को कैप्चर कर लेते हैं, अपने पूरे चारों तरफ की ऑफ लाइट को कैप्चर कर लेते हैं। धरती में नीचे तक, फॉरेस्ट में नीचे तक लाइट बहुत कम आ पाती है, क्योंकि बड़े बड़े प्लांट ढक लेते हैं। कैनोपी का फॉर्म करते हैं। कैनोपी सुना आपने? कैनोपी आपको बोलते हैं तंबू, टेंट। तो कैनोपी बना देते हैं। तो बड़े बड़े ट्री जो हैं वो कैनोपी बना देते हैं। किसके ऊपर? आपके इन प्लांट्स के ऊपर, हर्ब और श्रब के ऊपर। इसलिए हर्ब और श्रब ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है कि कम लाइट में वो जिंदा रह सकते हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कम लाइट पे जिंदा रह सकते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा लाइट चाहिए होती है। जो प्लांट कम लाइट में जिंदा रह सकते हैं उनको सायोफाइट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। आपको पढ़ाए थे ब्रायोफाइट प्लांट, सायोफाइट प्लांट में आते हैं। तो आपके ब्रायोफाइट प्लांट हो गए, टेडोफाइट प्लांट हो गए, ऐसे प्लांट जो हैं इनको कम लाइट चाहिए होती है, इन्हें इसलिए सायोफाइट प्लांट कहते हैं। छायादार जगह पर जिंदा रह सकते हैं। तो कुछ प्लांट है जो कम लाइट पे जिंदा रह सकते हैं, और कुछ प्लांट ट्री हैं ऐसे बड़े बड़े जो ऊपर में उनको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर बोलते हैं कि आपका बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको फोटो पीरियड डिसाइड करना है। फोटो पीरियडिज्म आपको पढ़ाया गया था 11th में, आपने पढ़ा है तो पीरियोडिकली। तो उनमें फ्लावरिंग कब होगी, उनका फ्लावरिंग का टाइम कब होगा, कब फूल खिलना है, वो लाइट से डिसाइड करते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट आपने पढ़ लिया होगा। लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट 11th में था। तो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट कैसे डिसाइड करते हैं कि वो उनको अब फ्लावर करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए, अब उनका सीजन आ गया ग्रोथ करने का। तो ये सब कुछ डिसाइड किससे करते हैं? वो लाइट की इंटेंसिटी से और लाइट के अमाउंट से। कब लाइट आ रही, कितने घंटे आ रही, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, और आवर ऑफ लाइट कितनी है, कितने घंटों के लिए लाइट है और किस इंटेंसिटी से है, वो इससे समझते हैं। वो बहुत सारे एनिमल्स भी लाइट से समझते हैं अपनी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे करनी है। डाईयूरनल मतलब होता है डेली एक्टिविटीज। तो अपने बॉडी की डेली एक्टिविटीज, कब सोना है, कब उठना है, कब खाना खाने जाना है, ये सब कुछ कब करना है, तो उनको किससे मालूम चलता है? लाइट की इंटेंसिटी से मालूम चलता है कि उन्हें कब ये कौन सा काम करना चाहिए। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं कुछ। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स जो माइग्रेशन करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें माइग्रेशन करते हैं, इसलिए उनको माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। इसमें आपने नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा आपने। साइबेरियन क्रेन, इसका नाम साइबेरियन क्रेन क्यों है? एक पक्षी है जो साइबेरिया में मिलता है। कौन सी कंट्री का है ये? साइबेरिया नाम की कंट्री का पक्षी है साइबेरियन क्रेन। और इस साइबेरिया में रहता है। साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंडी जगह पे, बर्फीली जगह पे रहता है, पोलर रीजन मतलब साइबेरिया वाली जगह पे। और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब विंटर का मौसम आता है, ठंड का मौसम आता है, वैसे वहाँ नॉर्मली ही हमेशा ठंड रहती है, लेकिन जब वहाँ पे विंटर का मौसम आता है तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे समय पे उसको मालूम चल जाता है, लाइट की इंटेंसिटी से मालूम चल जाता है कि अब यहाँ पर जिंदा रहना मुश्किल है। तो क्या करते हैं उस समय साइबेरियन क्रेन? उड़ते हुए आपके हजारों किलोमीटर की जर्नी तय करते हुए, समुंदर को पार करते हुए, तैरते हुए, समुंदर के ऊपर उड़ते हुए, और भारत देश आते हैं।
तो साइबेरिया कंट्री से कहाँ आते हैं ये साइबेरियन क्रेन? भारत आते हैं। भारत में कौन सी जगह? कोई गर्म वाला स्टेट बताओ। राजस्थान पहुंच जाते हैं। और राजस्थान में कहाँ पर? तो राजस्थान में एक जगह है भरतपुर। तो राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केवल देव नेशनल पार्क, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो हर साल लाख हजारों हजारों पक्षी, हजारों में आते हैं, एक दो नहीं, हजारों साइबेरियन क्रेन उड़ते हुए साइबेरिया से भारत आते हैं। साइबेरिया से भारत की दूरी निकाला जाए तो लगभग 4000 किलोमीटर होती है। ये 4000 किलोमीटर उड़कर भारत आते हैं हर साल। किस मौसम में आते हैं? ठंडियों के मौसम में। अभी ठंड का मौसम आया है, अभी आए होंगे। तो हर साल ठंड के मौसम में वो साइबेरियन क्रेन जो है, माइग्रेन बर्ड भी बोलते हैं इनको, माइग्रेट कर कर आपके साइबेरिया कंट्री से भारत देश आते हैं। यहाँ आकर ठंडियाँ पूरी बिताते हैं यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान में तो अच्छी खासी गर्मी होती है, तो वहाँ पे ठंड का मौसम में ठंडियाँ बिताते हैं इसी केवल देव नेशनल पार्क के आसपास। और यहीं बच्चे पैदा करते हैं और भारत से बच्चे लेकर अपनी कंट्री फिर साइबेरिया वापस चले जाते हैं। हर साल ऐसा करते हैं ये साइबेरियन क्रेन। और इतना उड़कर आते हैं, 4000 किलोमीटर उड़ते हुए आते हैं। सोचो 4000 किलोमीटर उड़कर आते हैं भारत देश। इनके पास फ्लाइट वाइट नहीं है कि फ्लाइट की टिकट कटवाए चले आए। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं। और इनको कब जाना है, कब कब भारत आना है, कब वापस साइबेरिया जाना है, ये किस बात से मालूम चलता है? उनको फोटो पीरियड से मालूम चलता है कि उनको कब माइग्रेशन करना है। लाइट की इंटेंसिटी देखकर मालूम चलता है। अब आपको बात करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी आपकी बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। अगर ज़्यादा लाइट आएगी धरती पर तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सन से सिर्फ लाइट नहीं आती, लाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी आता है। तो सन की लाइट में लाइट और टेम्परेचर दोनों होता है, इसलिए जहाँ ज़्यादा लाइट पड़ेगी वहाँ टेम्परेचर भी हाई होगा। जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाएगी वहाँ पर अंधेला होगा और वहाँ टेम्परेचर भी लो होगा। तो आप देख सकते हैं पोलर रीजन पे टेम्परेचर कम होता है क्योंकि लाइट कम पहुँच पाती है सन की, जबकि इक्वेटर में सन की लाइट सबसे ज़्यादा पहुंचती है, इसलिए इक्वेटर में सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। आपका बात करें समुंदर की गहराई में ले चलते हैं आपको। समुंदर की गहराई में ले चलें, जो ऐसा समुंदर जो 500 मीटर से भी ज़्यादा गहरा समुंदर है, तो 500 समुंदर की गहराई में जाते जाएंगे 500 मीटर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे समुंदर की में सन की लाइट नहीं पहुँच पाती। जहाँ न पहुँचे रवि, सुने ना वाला कहावत, तो रवि कहाँ नहीं पहुँच सकता? रवि मतलब सूर्य। सन की लाइट कहाँ नहीं पहुँच सकती है? 500 मीटर से नीचे गहराई में नहीं पहुँच सकती है, समुंदर की गहराई में। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म समुंदर की में बहुत गहरे समुंदर में रहते हैं, 500 मीटर से भी नीचे समुंदर में रहते हैं, तो उनको लाइट देखने मिली? कभी नहीं मिली। वो अंधेला होता है, एकदम अंधेला होता है। उन्होंने कभी लाइट देखी ही नहीं है, इसलिए वहाँ जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अंधे होते हैं। उनको लाइट से कोई मतलब नहीं होता, उनको दिखाई नहीं देता। जो भी एनिमल डीप समुद्र में पाए जाते हैं 500 मीटर से नीचे, उनको डार्क में दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने आप को ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया है कि अंधेले में रहने के लिए। जो प्लांट रहते हैं वो या तो हेट्रोटॉप होते हैं, उनको भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं होती है, वो किसी को खाकर जिंदा रहते हैं। हेट्रोटॉपिक प्लांट वहाँ रहते हैं। तो समुंदर की गहराई में इतनी नीचे ले चले 500 मीटर नीचे, तो वहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुँचती है, इसलिए वहाँ पे डार्क कंडीशन होती है। एकदम डार्क होता है। वहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि एक ही है, वो है सन, और सन की लाइट वहाँ नहीं पहुँच रही, तो इसलिए वहाँ पर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे एनर्जी लेंगे पूछता है क्वेश्चन। तो एनर्जी कैसे लेंगे? एनर्जी लेने का दो तरीका है। या तो कोई हाइड्रोथर्मल वेंट होगा, वहाँ पर कोई ज्वालामुखी वगैरह फट रहा होगा तो वहाँ से ले सकते हैं, और या फिर दूसरा सोर्स है कि कोई ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो ऊपर रहते हैं वो नीचे जाएंगे तो उनको खा लेंगे वो उनको, या वो सड़ेंगे मरेंगे तो उनकी डेड बॉडी से तो उन्हीं को खाकर रहेंगे। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते, इसलिए सन की एनर्जी का सोर्स क्या होगा? ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म की उनकी एनर्जी का सोर्स होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर रेडिएशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। सन की लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। सन की लाइट ना होती तो एनर्जी ही धरती पर ना आती, और ना ही कोई प्लांट होते, ना ही हम सब होते। अब आपको बात करें कि यूवी लाइट आपने बिबज्योर पढ़ा होगा। बिबज्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा, बैजानी हपी नाला इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने पढ़ा होगा बिबज्योर, 7 कलर ऑफ लाइट। तो आपको पता होगा कि किस कलर की लाइट की आपकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है बिबज्योर में। तो वायलेट कलर की लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और वायलेट से भी ऊपर सबसे ज़्यादा होती है अल्ट्रा वायलेट की। इसलिए ज़्यादा गहराई तक, समुद्र की गहराई तक कौन सी लाइट पहुंच पाती है?
अल्ट्रा वायलेट लाइट समुद्र की गहराई तक पहुंच सकती है, तो उन ऑर्गेनिज को अल्ट्रा वायलेट लाइट शायद मिल सकती है। विजुअल लाइट का मतलब होता है बीवजियोर, वायलेट, इंडिको, बीवजियोर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ठीक है, जियोर, जी बोले तो ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड कलर की लाइट की इंटेंसिटी सबसे कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी कम होती है। मतलब रेड कलर की लाइट का पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होता है, इसलिए समुद्र के ऊपर ऊपर सिर्फ रेड लाइट जाती है। समुद्र की गहराई में कौन सी कलर की लाइट पहुंच सकती है? सिर्फ वायलेट कलर की लाइट पहुंच सकती है। याद रखना, बीप जियोर में जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस से मालूम चलता है कि वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कर समुद्र की गहराई तक पहुंच सकती है। वायलेट, इंडिको, ये लाइट पहुंच सकती है नीचे तक। रेड कलर की लाइट बहुत दूर तक नहीं जा सकती। अच्छा, आपको पढ़ा चुके एल्गी जब पढ़ाए थे तब वहाँ पे चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे क्लास 11th वाले बच्चों को किंगडम प्लांटी में, कि एल्गी 3 तरह के होते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी। बताइए, डीप समुद्र में, समुद्र की गहराई में जो एल्गी होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं जनरली? तो देखा, जो समुद्र गहराई में होते हैं वो रेड एल्गी होते हैं। याद रखिएगा, रेड एल्गी समुद्र की गहराई तक पहुँच सकता है, उनमें जिंदा रह सकता है। तो गहरे समुद्र में पाए जाने वाले एल्गी कौन से होते हैं? रेड एल्गी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायलेट इंडिको लाइट पहुँचती है, और वायलेट इंडिको लाइट पहुँचने की वजह से वायलेट इंडिको लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते कौन सी एल्गी है? रेड एल्गी। इसलिए रेड एल्गी समुद्र की गहराई में जिंदा रह सकते हैं। इस तरह आपका लाइट भी खत्म हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है सॉइल। सबसे ज़्यादा याद रखिए, किसी भी जगह की आपके कैसे हैबिटेट होगी, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से थे? ये 3 फैक्टर थे। कौन कौन से? वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी, और वहाँ की आपकी लाइट की इंटेंसिटी कितनी पहुँचती है। अब बात करते हैं सॉइल की। सॉइल को आप कंसीडर कर सकते हैं। सॉइल क्या है? सॉइल, किसी भी जगह पर जो सॉइल है वो कैसे बनती है? तो वहाँ पर बनती है सॉइल कई सारी चीज़ों से। वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। वहाँ वेदरिंग प्रोसेस कैसी हो रही है? वेदरिंग प्रोसेस का मतलब चट्टानों का टूटना। वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना। चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के घिसने से जो उसका चूरन बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका वेदरिंग प्रोसेस। तो वहाँ वेदरिंग प्रोसेस फास्ट होगी तो वहाँ सॉइल ज़्यादा बनेगी। कौन सी प्रोसेस, किस तरह की वेदरिंग हो रही है, उस पर भी सॉइल डिपेंड करती है वहाँ की कैसी होगी। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड। अगर ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसे कहेंगे? जब आंधियाँ आती हैं, याद करो, जब बहुत तेज़ आंधी आती है तो आंधी के साथ, तूफान के साथ सॉइल के पार्टिकल्स भी उड़कर आते हैं। तो जो पार्टिकल सॉइल उड़कर आते हैं उसको बोलते हैं आपकी कौन सी सॉइल है? ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाती है। तो आपको एरिया कैसा है, वहाँ पे आंधियाँ मिट्टी लेकर आती हैं या लेकर जाती हैं, सॉइल इरोजन करती हैं या सॉइल का डिपॉजिट करती हैं। अलग अलग एरिया अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ जगह से उठाकर ले जाती हैं तो बोलते हैं सॉइल इरोजन हो गया, और कहीं जाकर छोड़ देती हैं मिट्टियों को तो बोलते हैं वहाँ पे सॉइल का डिपोजिशन हो गया। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री मतलब होता है समुद्र की तली में, नदियों की तली में कम, इसके देखेंगे जो ज़मीन में मिट्टी जाके बैठ जाती है उसको सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं। आपके ट्रांसपोर्टेड सॉइल में 2 तरह का, आंधी तूफान की वजह से भी आती है और बाढ़ वगैरह से, फ्लड वगैरह जब आता है तो बारिश के पानी के साथ साथ मिट्टी बहकर चली जाती है। तो आपके पेड़ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से मिट्टी का इरोजन, सॉइल इरोजन कम होगा। जब पेड़ कम होंगे वहाँ से सॉइल उड़ जाएगी, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा। तो सॉइल कई तरह की होती है, इस तरह देख सकते हो, है ना। सॉइल वेरियस तरह की हो सकती है, अलग अलग करेक्टर हो सकते हैं सॉइल के। जैसे कि सॉइल का कंपोजिशन अलग अलग, मिट्टी का कंपोजिशन अलग अलग होगा। ग्रेन साइज अलग अलग हो सकती है, उसमें पार्टिकल की साइज अलग अलग हो सकती है। आपका बात करेंगे एग्रीगेशन, आपका उसका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आपका पर्कुलेशन, पर्कुलेशन मतलब छेदना, भेदना, उसके अंदर घुसने की, वो भी अलग अलग हो सकता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। इस तरह मिट्टी इन सभी चीज़ों से वैसे अलग अलग तरह की हो सकती है। मिट्टी का पीएच भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है पीएच, ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ मिनरल कंपोजिशन कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारे टोपोग्राफिकल ये मैटर हैं जो डिसाइड करते हैं, सबको टोपोग्राफिकल फैक्टर कहते हैं, और ये डिसाइड करते हैं किसी एरिया की सॉइल कैसी होगी। सबसे अच्छी सॉइल काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल को सबसे अच्छी सॉइल कहा गया है, ठीक है। प्लांट के लिए सबसे अच्छी सॉइल ब्लैक सॉइल है। और सबसे खराब सॉइल किसे कहा गया है? तो सबसे खराब सॉइल कहा गया है आपके सैंडी सॉइल को, सैंड, बालू वाली मिट्टी,
वहाँ पे जहाँ से मिट्टी सॉइल इरोजन हो जाता है तो वहाँ की मिट्टी उड़ जाती है, वहाँ पे बारिश आपका सिर्फ सॉइल वहाँ पे सैंड बचता है। देखोगे नदियों के किनारे पानी में सब मिट्टी बह कर जाती है घुल कर, सिर्फ वहाँ पे सैंड बचती नदियों के किनारे। तो इस तरह की सॉइल को सैंडी सॉइल कहते हैं। सबसे ख़राब सॉइल है सैंडी, और सबसे अच्छी सॉइल होती है आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। और बीच के बीच वाली होती है। क्ले भी अच्छी नहीं मानी गई है। क्ले को अच्छा क्यों नहीं कहा गया है? क्ले में ग्रेन साइज जो है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है क्ले, और इस वजह से क्ले में अंदर में सॉइल के अंदर एयर की एबिलिटी नहीं होती। प्लांट की रूट को भी सांस लेना होता है, वहाँ एयर चाहिए होता है, और एयर प्रॉपर नहीं मिलता है। तो एयर ना मिलने की वजह से क्ले भी बहुत अच्छी सॉइल नहीं है। सबसे अच्छी सॉइल है आपकी कौन सी? ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की सॉइल हो सकती हैं, और सॉइल भी डिपेंड करती है। जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होगी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी डाइवर्सिटी होगी, बहुत सारे पेड़ उगेंगे। पेड़ उगेंगे तो उनको खाने वाले एनिमल्स ज़्यादा होंगे, पूरा फॉरेस्ट होगा। लेकिन जहाँ की सॉइल आपकी कैसी होगी? सैंडी सॉइल होगी या क्ले सॉइल होगी, वहाँ पे इकोसिस्टम में क्या होंगे? लेस नंबर ऑफ प्लांट होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, तो लेस नंबर ऑफ कंज्यूमर होंगे, तो मतलब वहाँ डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में चले तो हम बात करें कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सेडिमेंट करेक्टर भी डिसाइड करता है। सेडिमेंट करेक्टर मतलब जब जो भी चीज़ सड़ गल कर जब समुद्र के नीचे पहुंचती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट हो गया। तो वहाँ पे बेंथिक एनिमल होते हैं। बेंथिक एनिमल किसे कहते हैं? जो सेडिमेंट में रहते हैं, समुद्र के नीचे, नदियों के नीचे, तालाबों के नीचे जो एनिमल, रेंगते हुए एनिमल रहते हैं, बिल बनाकर या रेंगते हुए रहते हैं समुद्र के ज़मीन में, दलदली ज़मीन में, सेडिमेंट में, तो उन्हें हम कहते हैं बेंथिक एनिमल। तो बेंथिक एनिमल भी वहाँ पर समुद्र की तली में ज़िंदा रह सकते हैं, उसी सॉइल पे डिपेंड करते हैं। इस तरह हमने 4 फैक्टर के बारे में अभी तक पढ़ा। कौन कौन से 4 फैक्टर पढ़ा? आपके 4 फैक्टर में पहला पढ़ा हमने वाटर के बारे में, दूसरा पढ़ा लाइट के बारे में, तीसरा पढ़ा आपके वहाँ के सॉइल की एबिलिटी के बारे में, और चौथा आपका पढ़ा वहाँ पे टेम्परेचर के बारे में। ये 4 फैक्टर है, टेम्परेचर, वाटर की अवेलेबिलिटी, लाइट और सॉइल। ये चारों फैक्टर आपके एबायोटिक फैक्टर, इनमें जीवन नहीं है, ये एबायोटिक फैक्टर हैं, और ये किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी हैबिटेट को डिसाइड करते कैसा होगा। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर का क्या रिस्पॉन्स होता है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चलो, समझ में आ रहा है ये वाला सिस्टम? इस चैप्टर को हमने इस तरह क्यों बताया है देख लेते हैं। क्योंकि इस चैप्टर को एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता है। आपका इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से पूरा आपका एनसीईआरटी के अंदर की ही चीज़ें आती हैं। तो आपके सामने में एनसीईआरटी रख कर हमने इस तरह बनाने की कोशिश की है। होप आपको पसंद आई होगी ये मेथड। थैंक यू।